बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 7 यूपी बोर्ड का चैप्टर 5 जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किस आधार पर आप त्रिभुज के प्रकार पूछ रहे हैं। दो आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, साइड के आधार पर, और एक कोण यानी कि एंगल के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और फिर होता है आखिर में विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्क्लेन ट्रायंगल जिसकी कोई भी भुजा या साइड बराबर नहीं होती है। ये तो हो गए त्रिभुज की प्रकार भुजाओं के आधार पर। कोण या एंगल के बेस पे त्रिभुज 3 तरह का होता है। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गए त्रिभुज के प्रकार। आज हम लोग इस क्लास में समकोण त्रिभुज के यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने ये देखिए सब त्रिभुज बने हुए हैं और ये कैसे त्रिभुज हैं? सारे त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हैं। और इसमें कहाँ पर राइट एंगल बन रहा है? जहाँ पर 2 भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे बन रहा है इस त्रिभुज में यहाँ पे, और इस त्रिभुज में देखिए तो यहाँ पर। तो ये सारे 90 डिग्री यहाँ पर। और यहाँ पर ये सारे त्रिभुज कैसे हैं? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखिए कि जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं यानी कि हाइपोटेन्यूज। इसमें ये कर्ण होगी और इस वाले में 90 के सामने ये कर्ण होगी। आप लोग जानते हैं जैसे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये अगर 90 हो गया तो बाकी जो 2 बचे कोण वो कितने होंगे? इन दोनों का भी सम 90 होगा। अब ये देखिए इसमें त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो इसमें 90 ही सबसे बड़ा कोण है, इसलिए इसके सामने की जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, वो सबसे बड़ी होगी। और इसमें ये कर्ण हो गया। अब मान लीजिए आप इस एंगल से ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा। ये इस त्रिभुज का आधार और ये लंब। अगर यहाँ से कोई कोण लेते हैं बना है तब क्या होगा? एक कोण तो कर्ण के साथ लगेगा और एक कोण जिस भुजा के साथ लगेगा वो हमेशा उसको आधार कहेंगे। यहाँ पर ये आधार, ये लंब हो जाएगा। अगर ये कोण हम यहाँ ना लेकर के यहाँ से लेते
तो आधार यहाँ चला जाता, लंब यहाँ आ जाता। एक जो कोण बनेगा वो एक कर्ण भुज वाली भुजा के साथ लगेगा, और जो दूसरी भुजा से कोण बन रहा होगा वो आधार होगी। तो अगर इसको इधर कर दें तो आधार इधर लंब आ जाएगा फिर, और आधार इधर। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो 90 डिग्री वाले एंगल के सामने होगी, जिसको कर्ण कहते हैं या हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल जो और इस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। यानी कि AB का स्क्वायर करें BC का स्क्वायर तो ये बराबर आएगा AC के स्क्वायर के। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। जैसे कोई वर्ग है, उसकी एक भुजा A है, तो वर्ग की विशेषता क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? A स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये एक भुजा दी, चारों भुजाएं इसकी 12 सेंटीमीटर मान लीजिए है, तो AB का स्क्वायर मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, BC का स्क्वायर मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, ऐसे ही AC का स्क्वायर मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो अब देखते हैं कि ये बराबर आता है कि नहीं। तो करके देखते हैं। AB की जगह कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। BC की जगह कितना है? 16, तो 16 का स्क्वायर। ये बराबर आना चाहिए किसके? 20 के स्क्वायर के। तो 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 16 गुणे 16 256। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ 0 0, ये कितना आएगा? 400। और इधर भी जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा? ये भी 400 आएगा। यानी कि ये इक्वेशन सही है। इन दो वर्गों का क्षेत्रफल निकाल के उनका योगफल कर्ण पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यही है पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम इस भुजा को AB को मान लें, इस भुजा की C और इसको A और इसको B, तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा? B। तो A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, इज इक्वल टू B का स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा C का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग के बुक में जो दिया होगा वो A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो वो कैसे आएगा? मान लीजिए कोई त्रिभुज है A B और ये C, तो ये तो हो गए A B और C इसके शीर्ष, और इसमें समकोण त्रिभुज क्या होगा? ये।
तो सी के सामने वाली भुजा का नाम जो रखते हैं हम लोग स्मॉल सी, ए की सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी। तो अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लिखेंगे तब क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि यहाँ का सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये इस वाले त्रिभुज के हिसाब से ये है, और अगर इस वाले त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे तो ये सही है। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ए बी सी से ए बी और सी पहले या बाद में आते हैं, वो कब भी जब भी आएंगे तो कर्ण इधर रहेगा। अब कर्ण ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वो जैसा फिगर होगा उसका जैसा नाम होगा उस हिसाब से होगा। जिसे इसमें जो नामकरण करते हैं इसका साइड का, ए के सामने वाली भुजा शीर्ष ए के सामने वाली जो भुजा होगी उसको ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी। ये ए बी और सी। अब इसमें अगर ये समकोण हो गया, ए के सामने स्मॉल ए भुजा, सी के सामने सी, बी के सामने बी। अब इसमें कर्ण क्या होगा, वो ए होगा स्मॉल ए, क्योंकि 90 के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। तब यही फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, अब ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जैसा फिगर होगा वैसा ही फार्मूला लिखा जाएगा। कर्ण हमेशा अकेले होगा इस तरफ और बाकी के दो जो भुजाएं होंगी वो इस तरफ होंगी। अब इस फिगर में कर्ण जो है हाइपोटेन्यूस बी है, तो बी इधर है, बाकी जो दो भुजा बची वो ए और सी थी, उसका स्क्वायर। इस वाले फिगर में देखिए तो इसमें कर्ण क्या है, सी है, तो सी इधर रहेगा और बाकी दो भुजाएं इधर रहेंगी। ऐसे इस वाले में फिगर में समकोण त्रिभुज वो ए है तो उसके सामने ये कर्ण होगा, तो ये अकेले रहेगा और बराबर के उस तरफ बाकी दो भुजाएं होंगी। आइए अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये होता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज की एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा तो वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। अभी तक हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ रहे थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसी का जब विलोम देखेंगे कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर जो है जो वर्ग बना हुआ है वो अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर अगर आ जाता है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यही इसका विलोम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा होगा, इससे बना त्रिभुज वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे इससे ये वाला रिजल्ट निकाला वैसे इस रिजल्ट से हम इधर आ सकते हैं। यानी कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा पर बने वर्ग के योगफल के बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और पाइथागोरस प्रमेय ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसी का ये विलोम हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के अगर बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रेखा L है और उसके बाहर कोई बिंदु P है तो उस P बिंदु से जो सबसे कम दूरी होगी रेखा L की वो क्या होगी, जो P बिंदु से जब लंब डालेंगे यानी कि परपेंडिकुलर, वही सबसे कम दूरी की रेखा होगी। अब
मान लीजिए हमने 4 अलग अलग बिंदु इसमें ले लिए हैं और उनसे P को मिलाते हैं। बिंदु P से R को मिलाया, फिर S को मिलाया, N को मिलाया और T को मिलाया। तो इनमें से बिंदु P से सबसे कम दूरी किसकी होगी? जो कि इसके N की, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर यानी लंब है। तो सबसे छोटी दूरी यही होगी। इसको नाप कर भी देख सकते हैं। ये रेखा PS, PR, PS, PN और PT में सबसे छोटी रेखा कौन सी होगी? PN, यानी कि सबसे कम दूरी यही होगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई रेखा दी हुई है और उसके बाहर कोई बिंदु एक दिया हुआ है, तो उस बिंदु से उस रेखा पर जो सबसे छोटा रेखाखंड खींच सकते हैं वो क्या होगा? उस रेखा पर लंब होगा उस बिंदु से। यानी कि अगर कोई रेखा दी हुई है और उसके बाहर एक बिंदु है, तो उस बिंदु से इस रेखा की जो सबसे कम से कम दूरी होगी वो क्या होगी? उस बिंदु से इस रेखा पर खींचा गया लंब वही सबसे कम दूरी का होगा। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम और बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। और आखिर में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है और कौन कौन सी चीज़ों में सुधार किया जा सकता है।